हेलो एवरीवन, मैं सविता लर्न विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, भूमिदान नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान किस किस को दिया जाता था, कौन देता था भूमिदान, नगरों का विकास कैसे हुआ था इस समय में। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1000 सालों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। सिक्के और राजा। सिक्के कौन चलाता था, राजा कौन से राजाओं ने सिक्कों को चलाया था और किस किस तरीके के सिक्के चलाए थे। मूल बातें, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। हमें अभिलेखों से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके बारे में क्या वो सच है या झूठ है। अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं, जो अभिलेख पत्थरों पे, तांबे वगैरह पे खुदे होते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। भूमिदान नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमिदान जो है, जमीन का जो दान किया जाता था वो कौन करता था और किसको दिया जाता था। ये अभिलेख पत्थर व ताम्रपत्र पर खुदे होते थे। अभिलेख जो हैं वो पत्थरों के ऊपर होते थे या ताम्रपत्र पर, तांबे के ऊपर खुदे होते थे, या फिर बर्तनों के ऊपर भी, मिट्टी के बर्तनों पे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था। भूमिदान उल्लेख, लोगों द्वारा दिया दान। जो भूमिदान देते थे वो, उसमें या तो कभी मंदिर वगैरह बनाया जा रहा है या कोई भी चीज बनाई जा रही है धर्म कर्म के लिए, कोई भी लोगों से दान लिया जाता था तो उसमें भी इन लोगों का वर्णन किया जाता था। इनके नाम, आम लोगों के नाम मेंशन किए जाते थे कि इस इंसान ने दान दिया है। अभिलेख संस्कृत व कुछ स्थानीय भाषा, तमिल तेलुगु में भी। ये जो हमें अभिलेख मिले हैं ये संस्कृत में भी मिले हैं और कुछ जो लोगों की क्षेत्रीय भाषा थी, तमिल तेलुगु, इसमें भी हमें अभिलेख मिले हैं। प्रभावती गुप्त, गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। प्रभावती गुप्त जो थी वो चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी बेटी थी और इन्होंने, रानी थी ये, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे दान दिया है। जबकि उस समय में जो स्त्रियों के हालात थे, दशा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और स्त्रियों के पास में उस समय में संपत्ति का कोई अधिकार होता नहीं था। जब उनके पास संपत्ति है ही नहीं तो वो दान कैसे दे सकती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है प्रभावती, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकती है उन लोगों के लिए। ये अपवाद है एक तरीके से कि उनका संपत्ति के ऊपर भी नियंत्रण था और वो बहुत प्रभावशाली महिला भी थी जिन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दान में दी थी, जो कि पहले ऐसा इतना देखने में नहीं मिलता। महिलाएं भूमि की स्वामी होती नहीं थी, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ अभी पॉइंट। ग्राम प्रधान की आज्ञा का पालन, क्योंकि गांव ज्यादा होते थे उस समय में, शहर भी थे, शहर बन रहे थे धीरे धीरे और नगरों का विकास धीरे धीरे हो रहा था, पर गांव तो हमेशा से ही थे। तो वहां पे गांव में, गांव का एक प्रधान होता है जिसके रूल्स वगैरह लोगों को फॉलो करने होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको आम जनता पालन करती है गांव में रहने वाली। शासक भूमिदान के माध्यम से समर्थक जुटाते, ये पॉइंट मैं क्लियर कर चुकी हूँ थोड़ा सा पिछली वीडियो में। क्योंकि शासक जो है वो ब्राह्मणों को जो जमीन दे रहे हैं दान में, उसके पीछे रीजन होता था कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन पाना चाहते हैं, या मंदिर बनाने के लिए अगर ये दान दे रहे हैं भूमि का, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन पाना या अपने आप को, अपनी ऊंची स्थिति दिखाना कि हम कितने पावरफुल हैं। तो एक ये कभी कभी ये भी होता था कि अगर कोई शासक जो है वो कमजोर हो रहा है, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक तौर पर उसका शासन खतरे में आ गया है, तो वो भी एक रीजन होता था लोगों का समर्थन जुटा के अपने आप को पहले जैसा प्रबल बनाना। इसलिए भी भूमि दान में दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नगरों का विकास। नगरों का जो विकास है इस समय में होना स्टार्ट हो चुका था। नए नगर संचार माध्यम, मार्गों के किनारे होते थे, संचार माध्यम जहां से लोग ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। नगर सांस्कृतिक, व्यावसायिक व राजनीतिक गतिविधि के केंद्र थे। जो नए नगर बन रहे थे वो सांस्कृतिक, मतलब मंदिर के किनारे होते थे ज्यादातर। व्यावसायिक केंद्र, जहां से व्यापार करना आसान हो जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान लाना ले जाना आसान हो जाए, पॉसिबल हो, बाजार हो बड़े बड़े, तो ऐसी जगह पे नगर बसाए जाते थे। और राजनीतिक, जहाँ पे कैपिटल हो राजा की, तो ऐसी जगह पे नगरों को बसाया जाता था ज्यादातर। नगरीय जनसंख्या,
संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। नगरों के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, शिल्पकार लोग जो हैं, जिनके पास पैसा होता है या थोड़ा पावरफुल होते हैं, वो लोग नगरों में रहते थे। राजा भी नगर के अंदर रहते थे और वो किलेबंद नगरों में रहते थे, क्योंकि राजमहल, राजा की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी अटैक करेगा तो वो सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है राजा। तो राजा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी जगह में ऐसे एग्जांपल्स भी हमें देखने के लिए मिले हैं, जहां पर इवन जो प्रजा है उस वो पूरा का पूरा जो साम्राज्य है उसको भी किलेबंद किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य जैसे कि है, तो कहीं-कहीं सिर्फ राजा का महल ही किलेबंद किया जाता था, उसी को कवर किया जाता था, ताकि कोई अटैक ना कर दे। और कहीं-कहीं पे हमें एग्जांपल्स देखते हैं कि पूरे साम्राज्य को ही किलेबंद किया गया है, बाउंड्री बनाई गई है उसकी चारों तरफ। महंगे चांदी, कांसा, तांबा, हाथी दांत, बहुत ज्यादा जो महंगे आभूषण होते हैं, बहुत सारी महंगी चीजें जो होती हैं, उनका व्यापार किया जाता था और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। और जहां पर ये चीजें बन जाएं, ऐसे कारखाने वहीं पे नगरों को स्थापित किया जाता था, क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या, अब इतने बड़े बड़े कारखाने, इतनी सारी चीजें अगर बन रही हैं, सामान आभूषण वगैरह बनाया जा रहा है, तो वहां पर लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। तो लोग क्या करते थे, वो फैक्ट्रियों के आसपास ही अपने घर वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते थे और ये ज्यादातर फैक्ट्रीज जो हैं वो नगरों में ही होती थी। चमकदार कलई चढ़े बर्तनों का इस्तेमाल। नगरों में रहने वाले जो भी लोग थे वो महंगे महंगे बर्तनों का, अच्छे अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। उत्पादक, व्यापारी का संघ, जिसको श्रेणी कहा जाता था, वो भी नगरों में ही रहता था, ताकि व्यापार करना आसान हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल हो इजीली। नगरों में व्यापार करने के क्या क्या तरीके थे। नदी व भूमार्गों से व्यापार किया जाता था। नदियां एक अच्छा सोर्स होती हैं व्यापार करने के लिए, और कुछ बैलगाड़ियों के, घोड़ों के थ्रू सामान लाद कर जमीन के थ्रू, स्थल मार्ग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, एक ही कंट्री में। अरब, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया जैसे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे उस समय में। और व्यापार जो किया जाता था वो समुद्र के थ्रू किया जाता था। जहाज के अंदर सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था या मंगवाया जाता था। अनाज, मसाले, कपड़े जैसी जड़ी बूटियां वगैरह जो जैसी चीजें हैं, इनका व्यापार किया जाता था। पश्चिमी एशिया जो है, वहां पर भारत के जो मसाले हैं, जो कि बहुत अच्छे और स्पाइसी हैं, उनको पश्चिमी एशिया में बहुत ज्यादा डिमांड थी। बहुत सारे दूसरी कंट्रीज में भारत के मसालों और कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जहां पर ये सामान भेजा जाता था समुद्र के थ्रू, जहाजों में लोड करके। सिक्के और राजा। व्यापार विनिमय में चांदी, तांबे और आहत सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ राजा जो हैं वो खुद भी अपने सिक्के चलाते थे। पहले के समय में व्यापार करने के लिए चांदी, तांबे और आहत सिक्कों का प्रचलन था। बट पहली शताब्दी जब आई, जब कुषाणों का शासन भारत में चल रहा था, तो उस समय में कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। व्यापारी व धनी लोग सिक्के जारी करना, कुछ जो पैसे वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो भी सिक्के जारी करते थे अपने। कुषाणों ने भी सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। पंजाब, हरियाणा में योधे, कबीलाई शासकों ने सिक्के जारी किए थे। पंजाब और हरियाणा में भी छोटे छोटे कबीले होते थे, उन लोगों ने भी अपने सिक्के जारी किए थे। राजा तो करते ही थे, उसके साथ उसके अलावा व्यापारी लोग भी अपने सिक्के जारी कर रहे हैं, और कबीले के जो शासक होते थे, छोटे छोटे कबीले जो हैं, उनके जो शासक होते थे, वो भी अपने सिक्कों को जारी करते थे। बट छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते जो है आर्थिक संकट होने लगा था। इतने सारे ये जो सोने के सिक्के हैं, ये सिक्के मिलना बंद हो गए थे। तो इसके पीछे क्या, तो ये रीजन हो सकता है कि या तो प्रचलन में नहीं होंगे ये सिक्के, इनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया होगा, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये सिक्के नहीं मिलते हैं। या फिर आर्थिक संकट हो सकता है कि कमी हो गई होगी आर्थिक तौर पर हालात, जिसकी वजह से ये सिक्के मिलना जो है वो बंद हो गए होंगे। अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है क्या रीजन है, प्रचलन में नहीं थे इस वजह से बंद हो चुके हैं, या आर्थिक संकट था उसकी वजह से सिक्के मिलना बंद हो चुके थे, सोने के सिक्के। इसके अलावा नए नगर व्यापार तंत्र का भी उदय होने लगा था। नए नए नगर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था, नगरों का व्यापार बहुत बड़े लेवल पे किया जाने लगा था। पहले भी किया जाता था, बट अब वो और बढ़ावा मिलता जा रहा है और डेवलप होते जा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें। मूल बातें। अब
ब्राह्मी लिपि का अर्थ, ये जो अभिलेख वगैरह हमें मिले हैं, सिक्के जो भी सोर्सेज हमें मिलते हैं, इनका जो अर्थ निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला गया था। ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ निकाला गया था वो आधुनिक देवनागरी लिपि, जो आज हम हिंदी लिखते हैं, देवनागरी लिपि है उसकी, और बंगाली लिपि से मिलान करके निकाला गया था। ये जो आप कुछ शब्द देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के शब्द उस समय में प्रचलित थे, और इन सब का अर्थ जो है देवनागरी, और ये ब्राह्मी लिपि है देवनागरी और बंगाली लिपि से इनका मिलान करके इनके अर्थ को समझने की कोशिश की जाती थी। जेम्स प्रिंसेप जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने ही 1838 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। उसके बाद खरोष्टी लिपि भी उस समय में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालने का जो तरीका था, वो तरीका था यूनानी भाषा के जो लेटर थे उनसे मिलान करके उसको देखा गया था, क्योंकि यूनानी और खरोष्टी लिपि जो है उनका लिखने का तरीका जो है ऑलमोस्ट सेम सेम था, तो इसीलिए खरोष्टी लिपि का अर्थ यूनानी भाषा से मैच करके निकाला गया, और ब्राह्मी लिपि का अर्थ जो है वो देवनागरी और बंगाली लिपि से मैच करके निकालने की कोशिश की गई थी। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अभिलेखों से जो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्या वो सच होते हैं या नहीं होते हैं। अशोक का कई अभिलेखों में उपाधि का वर्णन। जो हमें अभिलेख मिले हैं उसमें कई अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अशोक की सिर्फ उपाधि देवनाम पिय और पियदस्सी जैसे वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। डायरेक्टली अशोक का नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ उपाधियों का वर्णन है अशोक की। उसके बाद कुछ अभिलेख ऐसे हमें मिले हैं जिनमें अशोक के नाम का भी वर्णन किया गया है, बौद्ध और जैन ग्रंथ वगैरह हैं, तो उनमें अशोक के बारे में भी नाम लिखा हुआ है, और कुछ अभिलेखों में भी अशोक के नाम के बारे में पता चलता है, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि देवनाम पिय और पियदस्सी जो है वो किस इंसान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। अभिलेख शास्त्रियों ने विषय, शैली व भाषा सब में समानता होना पाया गया। इन अभिलेखों का जो अर्थ है, ये जो चीजें निकाली गई हैं कि ये वर्ड जो है देवनाम पिय पियदस्सी जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो भी सारे अभिलेख हैं उनको लिखने का जो तरीका है वो सब सेम ही है, और भाषा जो है वो भी सब सेम है। इन सब में समानता पाई गई, जिसके आधार पर ये निर्णय मतलब ये अर्थ निकाला गया कि ये अभिलेख जो हैं वो एक ही इंसान के बारे में है, अशोक के बारे में बताए गए हैं। उसके बाद अभिलेखों में लिखी बात की सत्यता का पता लगाना। अभिलेखों में जो राजा, क्योंकि अभिलेख जो है वो ज्यादातर राजा महाराजा ही अपने बारे में लिखवाते थे, और आम लोगों के बारे में बहुत ज्यादा मिला नहीं है अभिलेखों में, तो इसलिए कि ये जो अभिलेख हैं ये वाकई में सच हैं, या राजा ने सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए तो नहीं लिखवाए गए, या फिर इसका कोई और रीजन निकलता है। तो अभिलेख की सत्यता के ऊपर ये सच है या झूठ है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, क्योंकि आम जनता की जो सोच है, आम जनता के बारे में कुछ पता चल ही नहीं रहा, वो क्या सोचती है राजा के बारे में। इसके बाद जो अभिलेख हैं ज्यादातर वो नदी मार्गों और प्राकृतिक पत्थरों पर ही उत्कीर्ण है, जहां से नदी मार्ग है, जहां से लोग ट्रेवल करते हैं, या ऐसी जगह है जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा हो, ऐसी जगहों पर खुदवाए गए हैं ताकि लोग आए और उनको पढ़ें और उनके अर्थ को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। जैसे धम्म के जो भी संदेश हैं वो सारी की सारी चीजें ऐसी जगहों पर ही लिखवाई जाती थी। अशोक वेदना अभिलेख उड़ीसा कलिंग, आज पहले कलिंग बोला जाता था, आज उड़ीसा बोलते हैं, नाम बदलते रहते हैं स्टेट्स के। तो अशोक की वेदना जो अभिलेख है वो हमें उड़ीसा से तो नहीं मिला, बाकी सारी जगह में, सॉरी कलिंग से नहीं मिला है, बाकी सारी जगहों से वो अभिलेख मिला है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि अशोक का अभिलेख सिर्फ जिस जगह में उसने विजय पाई थी वहां से ना मिलके सारी जगहों में मिल रहा है। तो एक रीजन ये निकाला जाता है कि हो सकता है कि जिस जगह में उसने विजय पाई थी वहां के लोग इतना मारे मारे गए थे, तो वो वहां पर ये अभिलेख लिखवा के उन लोगों को शायद परेशान नहीं करना चाहता होगा, सॉरी करना चाहते होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अभिलेख नहीं मिले हैं, बाकी सारी जगहों में ये अभिलेख मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख साक्ष्य। हमें जो ये अभिलेख मिले हैं इनके पीछे
क्या ये सच होते हैं? इनकी कोई सीमा भी होती है? अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तकनीकी सीमा, अभिलेखों का नष्ट होना, क्योंकि अभिलेख जो हैं पत्थरों के ऊपर खुदे हुए हैं, ताम्रपत्र के ऊपर हैं, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी मिले हैं, तो पत्थर जो है वो टूट भी जाता है, खराब भी हो जाता है, घिस भी जाता है, तो हो सकता है उसके ऊपर जो लिखा गया होगा, जो अर्थ होगा उसका, वो मिट गया हो। एक ये रीजन भी हो जाता है। अक्षरों का लुप्त होना, पत्थर के घिसने विसने की वजह से अक्षर खत्म भी हो जाते हैं, उसके ऊपर जो उकेरे गए होंगे। खेती की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता। ये जो अभिलेख हमें मिले हैं, ये सारे के सारे राजा महाराजाओं द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं, जिनमें उन्हीं की सोच और उन्हीं के विचार हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट आम लोगों की जिंदगी, उनकी क्या सोच थी, वो राजा के बारे में क्या सोचते थे, उनके क्या हालात थे, ये हमें हमें अभिलेखों में जानने के लिए नहीं मिलते। बट कुछ दान वगैरह जो दिए गए हैं आम लोगों के थ्रू, उसके बारे में हमें उनके नाम मिलते हैं, बट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जानकारी हमें अभिलेखों से नहीं मिलती। प्रजा की रोजमर्रा की जिंदगी का वर्णन अभिलेखों में बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। पर छोटी-छोटी जातक कथाएं वगैरह जो हैं, उनमें हमें उनके बारे में थोड़ा सा पता चलता है, उनकी जिंदगी के बारे में। इसके अलावा विशेष अवसरों का वर्णन, अभिलेख वगैरह में किसी खास फेस्टिवल, कोई अवसर है, उसके बारे में ही ज्यादातर जानकारी मिलती है। राजा के विचार हैं और इस तरीके की कोई खास ओकेजन हो गया, उसके बारे में पता चलता है। और अभिलेख जो है वो किसी व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देते हैं। जिसने उस अभिलेख को लिखवाया होगा उसके बारे में बताते हैं, या फिर किस रेफरेंस से लिखे जा रहे हैं उसकी सोच के बारे में बताते हैं। आम लोगों के बारे में ये जानकारी अभिलेखों से नहीं मिलती है हमें। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।